अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, 4 दिन पहले मीडिया और सोशल मीडिया में एक न्यूज़, एक खबर बहुत वायरल रही। खबर थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एक स्पीच की। 25 दिसंबर को कर्नाटका के शिवमोगा में हिंदू जागरणा वेदिका कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ, जहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी स्पीच में कुछ आपत्तिजनक बातें की, जिसको हेट स्पीच और प्रोवोकेशन मानते हुए खूब हल्ला हंगामा किया जा रहा है। यहां अहले नजर और अहले फहम हजरात के लिए कुछ अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो यह कि खुद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है, उनका पास्ट कैसा रहा है और पास्ट में कैसे उन्होंने 12 ऐसे हेटफुल और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, और यह कि टेरर एक्टिविटी यानी मालेगांव ब्लास्ट में उनका क्या रोल रहा है। इन सब से एक कदम आगे बढ़कर कैसे वो रिकॉर्ड मार्जिन से इलेक्शन जीतती हैं और वो इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और हर बार या जो अभी उनका लेटेस्ट हेट स्पीच आया है उसमें जो वो टर्म यूज कर रही हैं, उस टर्म को सेट होने में, उस टर्म को क्वाइन होने में जो लिबरल और सेकुलर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या रोल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की यह स्पीच वायरल हुई, फिर खूब हल्ला हंगामा बरपा हुआ और 4 जगह से ऐसी खबरें आई कि लोगों ने एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए अप्रोच किया है। सुपर इंटरेस्टिंगली 2 जगह एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाया, यानी वो जो एफआईआर रजिस्टर कराने की कोशिश की गई उसका स्टेटस अभी भी कंप्लेन ही है, और 2 जगह एफआईआर रजिस्टर हुआ। वेल एंड गुड, मगर सवाल यह है कि क्या एफआईआर रजिस्टर करा लेना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या यही मसले का हल है? जवाब है नहीं, क्योंकि हमने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां एफआईआर रजिस्टर हुआ लेकिन एक्यूज को कोई छू भी नहीं सका। आपको नूपुर शर्मा का केस याद होगा, उसने अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी की, पूरे दुनिया में हंगामा बर्पा हो गया। 9 जगह एफआईआर रजिस्टर हुआ, खूब प्रोटेस्ट हुआ, 2 शहादतें हुई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार भी किस लिए? क्योंकि नूपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, यानी जिसको अरेस्ट किया जाए उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, और 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जिसको अरेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। 10 से ज्यादा लोगों का घर तोड़ दिया जाता है, प्रोटेस्ट करने वालों के साथ बहुत ब्रुटालिटी से पेश आया जाता है, उनको लॉकअप में बंद करके मारा जाता है, लेकिन नूपुर शर्मा को कोई छू भी नहीं पाता है। यहां याद रखिए कि नूपुर शर्मा सिर्फ बीजेपी की एक स्पोक पर्सन थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ऐसे ढेरों केसेस मौजूद हैं जहां अमीश देवगन पर एफआईआर हुआ लेकिन उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, अमन चोपड़ा पर एफआईआर हुआ लेकिन उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को ओपनली कत्लेआम करने की बात की गई, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ, आज वो सब आजाद घूम रहे हैं। एक और नाम आपको याद होगा जिसने कहा था कि हम मुसलमानों की औरतों को घर से निकाल करके उनकी इज्जत लूटेंगे, उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। अगर आपको याद हो तो वो अब आजाद घूम रहा है। तो ये जो एफआईआर रजिस्टर कराने को ही फाइनल सॉल्यूशन समझा जा रहा है, इस मुगालते से बाहर आइए और कम से कम अपना इतना डिफिटिस्ट माइंडसेट ना रखिए कि एक एफआईआर रजिस्टर करा लेने को ही सॉल्यूशन समझ लीजिए और ये कि उसको सेलिब्रेट करने लगिए। इस डिफिटिस्ट माइंडसेट से बाहर निकलिए, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं कि एफआईआर कराने से कुछ नहीं होता है। अब समझते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है। बात शुरू होती है मालेगांव ब्लास्ट से। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीखू चौक के ऊपर एक स्कूटर जिसकी मालकिन यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी, उसमें रखा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। ब्लास्ट के 24 दिन के बाद यानी 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र की एटीएस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस मालेगांव ब्लास्ट केस में, इस टेररिस्ट एक्ट में सबसे पहले अक्यूज के तौर पर गिरफ्तार करती है। फिर 9 साल के बाद 2017 में उसको एनआईए कोर्ट से बेल मिल जाता है।
मालेगांव ब्लास्ट कब और कैसे हुआ, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो की जरूरत है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जरूर बनाएंगे। मगर यहां इतना समझ लीजिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुख्ता सबूत थे कि वो इस टेरर केस में, इस टेरर एक्ट में, इस आतंकवादी गतिविधि में वो शामिल थी और इन्वॉल्व थी, मगर उसको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल दे दिया जाता है। ये और बात है कि उसके डांस करते हुए, वॉलीबॉल खेलते हुए वीडियोस हमें नजर आ जाते हैं। शायद हमें ही सिर्फ नजर आते हो, जुडिशियरी और मीडिया को नजर ना आता हो। खैर, जेल से आने के बाद उन्होंने उस वक्त की रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उनके होम टाउन से यानी भोपाल से पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया। यहां एक फनी चीज गौर करिए, 2014 में मोदी जी ने कहा कि किसी को भी अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो बीजेपी से क्यों ना हो। जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना जमाना में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा, उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मगर फिर भी एक टेरर एक्यूज को, जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं, उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन का टिकट दे दिया जाता है। ना सिर्फ यह कि टिकट दिया जाता है, बल्कि बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन का स्टार फेस बना दिया जाता है। होना तो यह चाहिए था कि जो इंसाफ पसंद देश के नागरिक हैं वो उस टेरर एक्यूज कैंडिडेट के जो कैंडिडेचर हैं उसको अपोज करते, मगर होता इसका उल्टा है। और एमपी के यानी मध्य प्रदेश के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जो कांग्रेस के एक्स जनरल सेक्रेटरी थे, दिग्विजय सिंह जैसे भारी और कद्दावर नेता को उन्होंने 3,64,822 वोटों के भारी मार्जिन से हराया, जहां उन्हें टोटल 8,66,482 वोट मिलते हैं। इतने भारी मार्जिन से इलेक्शन जीतना, वो भी ऐसे कंडीशन में कि एक तरफ वो टेरर अक्यूज है, फिर ये काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ गए जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे। 26/11 मुंबई टेरर अटैक में जो मारे गए हेमंत करकरे जो एटीएस के ऑफिसर थे, उनको उन्होंने शराब दिया था, इसी वजह से वो मारे गए। ऐसे खतरनाक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आने के बावजूद अगर कोई आदमी या कोई लेडी इतने बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन जीतती है, यह अपने आप में एक बहुत खौफनाक चीज है। और यह बताता है, ये जो पूरे हिंदुस्तान की एक तस्वीर है, उसमें जो आम आवाम है, जो कॉमन पीपल है, उनकी कैसी मेंटालिटी है, वो मुसलमानों के बारे में कैसे सोचते हैं, उसको दर्शाता है और उसको दिखाता है। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। फिर इतना ही नहीं, मुसलमानों के मामले में तो ये शुरू से ही बहुत ज्यादा नफरत का मुजाहरा करती रही है। जब कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हिजाब वहां पहने जहां आपको खतरा हो, बाहर सभ्य हिंदू रहते हैं, वहां कोई खतरा नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना? हाँ, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है। इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए और बाहर तो हिंदू समाज जहां निकलता है तो वहां पहनने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू कितने संस्कारी हैं, इस पर मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का इसके ऊपर डेटा और फैक्ट्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जहां इसी देश के अंदर हर 15 मिनट में एक महिला का रेप किया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है। फिर गुजरात 2002 में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसमें जिस तरीके से गैंग रेप करने वाले मुजरिमीन जो सजा याफ्ता थे, उनको किस तरीके से अदालत ने रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया गया और बाद में यह कहा गया कि ये ब्राह्मण और संस्कारी हैं। यहां रुक करके आप गौर करिए कि क्या किसी महिला की इज्जत लूटना, क्या किसी खातून का रेप कर देना यह संस्कार है, या ये कि ऐसे लोग जो बलात्कार कर रहे हो, जो रेप कर रहे हो, क्या उनको संस्कारी कहा जाएगा? अगर आप इसको संस्कारी कहते हैं तो फिर आपसे क्या ही बात की जाए। यहां एक और चीज, इस मेजॉरिटी जो संस्कारी पीपल हैं उनके बारे में सुन लीजिए।
170 कंट्री के यानी 170 कंट्री के विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का 148 रैंक है। बहरहाल यहां उन्होंने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया, मगर किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई काउंटर नहीं किया। फिर जब नूपुर शर्मा मलूना ने अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी की तो उन्होंने न सिर्फ यह कि उसको सपोर्ट किया बल्कि उसके लिए अजीब जाहिलाना लॉजिक भी दिए। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है। और एक तो यह कि मलूना नूपुर शर्मा के उस एक्ट को ये जस्टिफाई कर रही हैं, फिर आगे अपने कम इल्मी का सबूत देते हुए कम्युनिस्टों और लिबरल्स के जो बनाए हुए फिल्म्स हैं उससे मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ये मालूम ही नहीं है कि इस्लाम में ऐसे फिल्म बनाने की या किसी भी धर्म के किसी भी रिलीजन के खुदाओं के मजाक बनाने की हरगिज इजाजत नहीं है। शायद इनको ये मालूम नहीं। अब बात आती है आमिर खान की, शाहरुख खान के, सलमान खान की, आमिर खान के पीके मूवी के, या फिर यह कि बॉलीवुड के और दूसरे ऐसे मूवीज के जिसमें किसी मजहब के धर्म के जो है देवी देवताओं का मजाक बनाया हो। तो पहली बात यहां आप ये समझ लीजिए कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान मुसलमान नहीं है। इस्लाम का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है एकेश्वरवाद का, और वैष्णव मंदिर में जाने वाले शाहरुख खान, अपने घर में क्लैश पूजा करने वाले आमिर खान, गणपति पूजा करने वाले सलमान खान लिबरल तो हो सकते हैं, जिनका नजरिया, जिनका विचार, जिनकी आइडियोलॉजी ये कहती है कि आप एक वक्त में कई सारे मजहब को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वह मुसलमान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस्लाम का, मुसलमान का जो मूलभूत सिद्धांत है उसका टोटली कंप्लीटली ये पूरा जो आइडिया है वो अगेंस्ट है। तो इन्हें नॉलेज नहीं है, मगर नाम देखकर इस्लाम को, मुसलमानों को क्रिटिसाइज करना है। यहां अभी जो लेटेस्ट हेट स्पीच आया है उसमें ये जो बार बार लव जिहाद वर्ड यूज कर रही हैं, आप इसको गौर करिए कि लव जिहाद टर्म कैसे गवर्नमेंट के यहां भी डिफाइन नहीं है। बीजेपी रूलिंग स्टेट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने लव जिहाद के जो एलिगेशंस के कुछ केसेस थे उसको इन्वेस्टिगेट किया और यह माना कि इसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी, ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, विमेन कमीशन ने बाकायदा से यह माना कि लव जिहाद जैसा उनके पास कोई केस नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर यह एक फेक टर्म सेट कैसे हो गया, और अगर यह सेट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो यह समझ लीजिए कि इसके जिम्मेदार यही लिबरल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने तब अपने एजेंडे के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बदतरीन टर्म को क्वाइन होने दिया, और आज एक ऐसे वाहियात टर्म जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है उसके जरिए मुसलमानों को गाली दी जाती है और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मैंने लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर 2 वीडियो बनाई थी, एक आफ्ताब और श्रद्धा केस के वक्त में, और एक 2 जो कश्मीरी लड़कियां थी, जो सरदार कश्मीरी लड़कियां थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जब उनके बारे में कंट्रोवर्सी हुई तो इन दोनों मौके से मैंने लव जिहाद का जो पूरा कंसेप्ट है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, जरूर देखिए। यहां एंड में आप ये समझिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो केस है वो असल में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें उस समाज की भी आप इमेज देख सकते हैं जो एक टेररिस्ट को रिकॉर्ड 3.5 लाख वोटों के मार्जिन से जिताती है, फिर उसके लगातार हेट स्पीच देने के बाद भी उसके बेल को कैंसिल नहीं किया जाता है और वो बिल्कुल आजाद घूम रही है और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एक से बढ़कर एक खतरनाक हेट स्पीच दे रही होती है। फिर बड़ी मुश्किल से देश के कहीं किसी एक कोने में एफआईआर बड़ी मुश्किल से हो पाता है और लोग इस पर खुश होते हैं और इसी को बड़ी कामयाबी समझते हैं, जबकि देश में मीडिया और जुडिशियरी और सिविल सोसाइटी भी है, लेकिन सब के सब मुख्य दर्शक बने होते हैं। यहां एक बार आप मुस्लिम कम्युनिटी का जो डिफिटेस्ट माइंडसेट है उसको जरूर देखिए और समझिए और उस पर हंसिए कि सिर्फ एक एफआईआर हो जाने को ही वो बड़ी कामयाबी समझते हैं, जबकि बारहा देखा गया है ऐसे ढेरों हेड मॉन्गर्स को पहले से ज्यादा इज्जत मिलने लगती है। अब अगर हम वाकई चाहते हैं कि देश एक खूबसूरत देश बने तो ये जो लिबरल जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं उनको चाहिए कि मेजॉरिटी सोसाइटी में जाएं, उस सोसाइटी में, अपने सोसाइटी में जहां लव जिहाद और ऐसे अजीब अजीब फनी मगर अफसोसनाक टर्म्स के जरिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है उसको एक्सपोज करिए, और जो सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसको ठीक ठाक करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के टर्म क्वाइन होने देंगे तो याद रखिए कि आपका भी नंबर आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमान निशाने पर हैं तो ऐसा नहीं है,
आप भी निशाने पर हैं और आपका भी नंबर आएगा। तो इन चीजों को समझिए, इसकी जो गहराई है, इसके जो खतरनाक हालात हो सकते हैं, इसको महसूस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।